पार्ट्स होते हैं। सॉरी, बल्कि मैंने कहा भी था कि मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, लेकिन कल बस मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इंशाल्लाह आज कर दूंगी। उसके 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसका होता है एंट्रेंस होती है, जिसको एक्सोडियम कहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट नरेशन होता है, तीसरा एक्सपोजिशन होता है, चौथा प्रोपोजिशन होता है, फिर कंफर्मेशन, देन रेफ्यूटेशन और एंड में कंक्लूजन। ये एक बहुत लिटरेरी फॉर्म थी जो रेनेसा एजुकेशन में बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस थी। इसी तरीके से जो है लोग अपना, आप कह लें कि कोई अगर कोई एलिगेशन होता था या कोई उन्होंने कोई थीसिस पेश करना होता था, तो वो इस स्टाइल में पेश करते थे। इसको क्लासिक ओरेशन स्टाइल कहते हैं, जिसको आप अगर आसान उसमें समझे जाए, जैसे कोर्ट में एक मुकदमा पेश किया जाता है जुडिशियल स्टाइल में। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, तो जो अपॉलजी फॉर पोइट्री है, उसके स्ट्रक्चरली ये 7 पार्ट हैं। और वो भी मैं इंशाल्लाह आज असाइनमेंट बना के शेयर करूंगी कि कौन सा जो बुक का पार्ट है वो मतलब इसके 7 पार्ट्स में से किस में फिट करता है। लेकिन अगर हम थीमेटिकली देखें तो बुक को इजीली 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट जो है उसमें सारी जो पोइट्री की सुपीरियोरिटी और पोइट का रोल, फिर वो हाउ पोइट्री टीचेस एंड लीड्स टूवर्ड्स डिलाइट, ये सारी चीजें जो है वो पहले पार्ट में आ जाती हैं। दूसरे में उसका डिफेंस ऑफ पोइट्री है, और तीसरे में फिर उसका जो आप कह लें स्टेट ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड राइटर थी, वो उसने तीसरे पार्ट में जो है वो डिस्कस की थी। तो इस तरीके से ये इसका नैरेटिव स्टाइल था इस बुक का। उसके बाद नैरेटिव स्टाइल में फिर स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज, उसकी लैंग्वेज भी आ जाती है। वो भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि उसने मतलब इजी इंग्लिश में लिखी थी, थोड़ी सी ऑर्नामेंटल उसने लैंग्वेज यूज की है, और इस तरीके से डिबेट स्टाइल में उसने ये बुक पेश की है। ठीक, उसने डिबेट स्टाइल में एक्चुअली वो बताया था सारा, और उसने एक्चुअली एक डिफेंसिव वे में जो है पोइट्री को डिफेंड किया था। बाकी उस्मान ने कल बहुत अच्छा एलिब्रेट किया था इसको। चलिए जनाब आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह कहते हैं। यहाँ पे देखें पास पेपर है बेटा 2018 का आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखें कि आप लोगों ने क्रिटिसिज्म का पेपर करना कैसे, क्योंकि आज लास्ट डे आप लोगों का क्रिटिसिज्म का। ओवरऑल बस एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया, उसको सिर्फ 1-2 दिन लगते हैं, और वो सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा वो क्वेश्चन कवर हो जाता है। यहाँ पे देखें पेपर है फॉर क्रिटिसिज्म का 2018 में आया, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। पेपर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आया है, अरिस्टोटल रीडिफाइंस पोइट्री नॉट एज एन इमिटेशन ऑफ सम आइडियल रियलिटी बट मोर क्रिएटिव एंडेवर टू improve upon different forms of reality, prove or refute the statement। अरिस्टोटल जो है वो रीडिफाइन करता है पोइट्री को कि ना से वो इमिटेशन है किसी आइडियल रियलिटी की, बल्कि क्रिएटिव एंडेवर भी है जो कि इम्प्रूव करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी को। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी को वो शो करता है, तो आपने इसको प्रूव करना है या आपने इसको रिफ्यूट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी अरिस्टोटल से ही आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन। पहला क्वेश्चन कौन एलैबोरेट करेगा? अरिस्टोटल रीडिफाइंड पोएट्री नॉट एज एन इमिटेशन ऑफ सम आइडियल रियलिटी बट अ मोर क्रिएटिव एंडेवर। ठीक है, वो सिर्फ एक आइडियल रियलिटी की इमिटेशन नहीं है, बल्कि मोर क्रिएटिव एंडेवर है जो कि इम्प्रूव करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी। कैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी को शो करता है? एनीवन क्लास? मैम ये सवाल पोइट्रिक ट्रूथ से मुतालिक है, जो उसने कहा था कि ये जो पोइट्री होती है ये सर्वाइल कॉपी नहीं होती फैक्चुअल रियलिटी की। जैसे प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री जो है वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होती है, बिकॉज इट्स अ शेडो ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड। जो कि उसका द रिपब्लिक उसने कहा था कि एक हमारा इस फिनोमिनल वर्ल्ड के पैरेलल एक आइडियल इमेजिनरी वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड है, और हमारा ये जो ये फैक्चुअल वर्ल्ड है ये उसकी कॉपी है। और जो पोइट इसको कॉपी करता है तो वो एक्चुअली कॉपी ऑफ अ कॉपी हो जाता है। इसलिए जो है ये एक मदर ऑफ लाइज है पोइट्री। इसके मुकाबले में अरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री जो है वो सुपीरियर है फैक्चुअल ट्रूथ से, क्योंकि ये कोई मतलब फैक्चुअल रियलिटी को कॉपी नहीं करती, बल्कि ये ट्रूथ को जो है आइडियल फॉर्म में कॉपी करती है। इस वजह से ये रियलिटी से भी ऊपर उठ जाती है। फिर उसने पोइटिक ट्रूथ में जितने भी आइडियाज कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि किस तरीके से ये सुपीरियर है,
फिलोसफी से, हिस्ट्री से, और ये किस तरीके से टाइम और उसकी एज की कन्फाइनमेंट से आजाद है। फिर उसने पोइट्री के हक में जितने भी आर्गुमेंट्स दिए थे, तो ये बेसिकली सारा उससे रिलेटेड सवाल है मेरे ख्याल में, कि पोइट्रिक ट्रूथ वाला पोएटिक ट्रूथ क्वेश्चन। वाला, एग्जैक्टली ये पोएटिक ट्रूथ वाला ही क्वेश्चन है। वो कहता है कि सिर्फ इमिटेशन ऑफ सम आइडियल रियलिटी नहीं है, कॉपी ऑफ कॉपी नहीं है, जैसा कि प्लाटो ने उसके ऊपर चार्ज कर दिया था, बल्कि ये जो है मोर देन पोएटिक, मतलब एक ऐसा आर्ट है जो कि उससे कहीं ऊपर जाके उस रियलिटी को शो करता है, उसको और ज्यादा खूबसूरत करके शो करता है। जैसे फिलिप सिडनी का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, नेचर वर्ल्ड इज ब्रजन ओनली अ पोएट क्रिएट्स अ गोल्डन वन, ये भी आर्ट ऑफ इमिटेशन है। अगेन यहाँ पे भी वो कहता है कि खाली कॉपी नहीं है, बल्कि ये जो इसका मैमेसिस है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैमेसिस, वो तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, और उसमें सुपीरियोरिटी ऑफ पोइट्री ही दिखाना है कि किस तरीके से ये बाकी आर्ट से ज्यादा बेहतरीन आर्ट है। और दूसरा इसकी इमिटेशन की वजह से, पोइट्री की इमिटेटिव क्वालिटी की वजह से जो है किस तरह का जो है एक खूबसूरत कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, और किस तरीके से जो है एक रियलिटी को और ज्यादा खूबसूरत करके एनहांस करके बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन, अ मैन नॉट प्री एमिनेंट, जस्ट एंड वर्चुअस, whose misfortune however is brought upon him by not by vice or depravity but by some error of judgment। अगेन ट्रेजिक हीरो वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अरिस्टोटल पोएटिक्स में से अब दो क्वेश्चंस आ गए। आपको मैंने कल एक बात बताई थी, क्रिटिसिज्म के पेपर में आपको 4 क्रिटिक्स करवाए गए हैं, एक क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। मैंने आपको कहा है कि आप एट दैट डे इस काबिल होंगे कि आप 6 क्वेश्चंस जो है वो आपको आते होंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 6 भी नहीं बल्कि 7 क्वेश्चन। अगर रेवन विलियम निकाल दें तो आप 7 क्वेश्चन एट दैट डे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन अरिस्टोटल पोएटिक्स में से आ गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेचर वर्ल्ड इज ब्रजन ओनली अ पोएट क्रिएट्स अ गोल्डन एंड फिलिप सिडनी इमिटेटिव थ्योरी। उसके बाद जो है डिस्कस इलियट आइडिया ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, आपकी फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। ठीक है, वो ये नहीं है कि क्या होता है हीरो के साथ, बल्कि व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। ये जो है उस्मा ने पढ़ा हुआ, उस्मा बताएं जरा इसके अंदर क्या हुआ था। गैलीलियो गैलीलाई किस किस को याद है? उस्मा जरा एलैबोरेट करें, मुझे एक क्वेश्चन बड़ा पसंद है। मॉडर्न ट्रेजेडी में हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक क्लासिक हीरो पढ़ा हुआ है ना, कि जैसे अभी हमने अरिस्टोटल में हीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि उसके ऊपर उसका जो डाउनफॉल होता है, उसकी मिजरी जो होती है, वो बेसिकली लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर पैदा करती है, और फिर उसके थ्रू उनका कैथारसिस होता है और उनको रिलीव मिलता है। लेकिन ओवर द टाइम ये जो कॉन्सेप्ट था हीरो का, वो चेंज होता रहा, क्योंकि पहले हीरो जो था वो बड़ा एक नोबल पर्सन, एक एमिनेंट एक फिगर होता था, जो एक मतलब देखने वाली ऑडियंस में एक स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन, एडमिरेशन पैदा करता था, जिसे फिलिप सिडनी ने एडमिरेशन का नाम दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे जमाना चेंज होता गया, रॉयल्टी का डाउनफॉल हुआ, जो मिडिल क्लास है, जो कॉमन मैन है, वो सब्जेक्ट मैटर बन गया ट्रेजेडी का। तो फिर जो इसका हीरो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ओवर द टाइम चेंज हो गया। और पहले कहा, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि एक आम आदमी जो है वो एक ट्रेजेडी का हीरो नहीं हो सकता। लेकिन फिर मॉडर्न राइटर्स ने कहा है कि जो असल में जो हीरो है ना, वो तो एक कॉमन मैन ही है, क्योंकि वो ऑडियंस से ज्यादा क्लोजली, जो ऑडियंस है वो अपने आप को उससे रिलेट कर सकती है, और उसकी सफरिंग बेशक एक्सॉल्टेशन तो नहीं पैदा करती, लेकिन वो ज्यादा रियलिस्टिक लगती है ऑडियंस को। जैसे हमने लाइफ, फिर इसके बारे में मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एजेस के, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पेश की। लेकिन एंड में आके जो इसका रीसेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो हमने ब्रेश्टियन ट्रेजेडी में पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस टू हीरो, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम, कि उसके थ्रू जो है सोसाइटी में क्या चेंज आता है, उसके थ्रू मतलब लोग क्या उसके थ्रू, मतलब अगर वो नहीं भी एक आप कह लें ग्लोरियस डेथ डाई होता, या वो एक जो टिपिकल स्टैंडर्ड है हीरो का, कि मतलब वो बादशाह मलका का डाउनफॉल, अगर उसको उस पे 100% नहीं भी पूरा उतरता,
तो ये जरूरी नहीं है कि वो वही क्लासिकल जो मोड है हीरोइज्म का उसको फुलफिल करे, या एंड में वो जो है वो अपनी वैल्यूज को बचाता हुआ जान दे दे या किसी सिस्टम से लड़ता हुआ मर जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके थ्रू एक जो एक ऑडियंस है वो सीख के क्या निकला है, क्या कंक्लूजन लेके निकला है थिएटर से, या उसके थ्रू मुआशरे में क्या चेंज आ रहा है। जैसे हमने गैलीलियो का पढ़ा कि उसने सरेंडर कर दिया उस वक्त, लेकिन उसके थ्रू बाद में क्या हुआ कि साइंस सरवाइव कर गई, जो मॉडर्न आइडियाज थे वो जो है ना हिज वर्ड वेंट आउट। तो ये बेसिकली जो मॉडर्न हीरो का कॉन्सेप्ट है, और इसी को फिर बाद में रेमंड विलियम्स ने रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में जो है ना वो इसको एलैबोरेट किया। और इसके अंदर जो आप लोगों को मैंने नोट्स शेयर किए थे बेटा रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के, अगर आपको याद हो जब मैंने आप लोगों को गैलीलियो गैलीलाई पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा था ये वो क्वेश्चन है जो कि आपका जो है इसमें भी आ जाएगा और रेमंड विलियम में भी आ जाएगा। तो अगर आप उसी को लेके थोड़ा सा आगे जाके एलैबोरेट कर दें, और उसके साथ बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई थी, और उसके एंड पे जाके आप उन नोट्स में देखिएगा कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, या आप क्रिटिसिज्म का भी अगर आप बुक खोलें तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। तो एंड पे जाके आपको 6 ड्रामास की एक्चुअली इसने एग्जांपल्स दी थी रेमंड विलियम ने, और उन 6 ड्रामास के थ्रू उसने ये बताया था कि मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो। हम अगर इडिपस रेक्स के साथ गैलीलियो गैलीलाई को या मॉडर्न उसको जितने भी ट्रेजेडीज हैं उनको कंपेयर करते हैं, तो गैलीलियो गैलीलाई अगर इडिपस रेक्स को देखें तो उसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो अंधा हो गया, वो खत्म हो गया, और आगे कहानी का कुछ भी नहीं है कि बस वो अंधा हो गया एंड दैट्स ऑल। लेकिन व्हाट अबाउट द मॉडर्न ट्रेजेडी? मॉडर्न ट्रेजेडी में ये था कि व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो। कहानी जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे लाके खत्म कर दी जाती थी जहाँ पे ऑडियंस के ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता था कि अब ऑडियंस डिसाइड करे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब हम गैलीलियो गैलीलाई पढ़ा था हमने, हम सामने हमारे एक क्वेश्चन रख दिया गया जो आपके पास्ट पेपर्स में बार बार आता है, इज गैलीलियो गैलीलाई हीरो और नॉट? क्या गैलीलियो गैलीलाई हीरो था या नहीं था? अगर हम ग्रीक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, क्लासिकल हीरो के हिसाब से देखें, तो वो हीरो नहीं था। लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें और रेमंड विलियम के हिसाब से देखें या ब्रेचेट थिएटर के हिसाब से देखें, तो गैलीलियो गैलीलाई एक हीरो था। What was the reason behind that? उसने खुद रिकेंट करके उसने ये मान लिया कि भाई मैंने एक ब्लास्फेमी किया, मैंने गलत कर दिया चर्च के साथ, मैंने तमाम लोगों के साथ गलत कर दिया। लेकिन उसने बैक स्टेप क्यों लिया था, उसने बैक गियर क्यों लगाया था, उसने हार क्यों मानी थी? एक्चुअली उसकी हार की वजह से साइंस की जीत हो गई थी। उसकी हार की वजह से, उसके उस बैक स्टेप की वजह से उसने साइंस सरवाइव कर गई थी। तो दैट हैपेंस टू द हीरो कि एक्चुअली वो मरा भी नहीं, वो मतलब उसने अपने आप को मार दिया लेकिन वो मरा तो नहीं, लेकिन वो फिर भी ना मतलब हार के भी वो जीत गया था। एक्चुअली उसने अपनी हार मान ली कि अच्छा ठीक है, मैंने उस तमाम लोगों के सामने उसने ये एक्सेप्ट किया था कि भाई मैंने झूठ बोला तुम सारों के साथ। लेकिन एट द एंड क्या हुआ था कि वो जो उसकी डिस्कोर्सी है वो जो है बॉर्डर क्रॉस कर गई थी। और आज अगर हमें ये पता चला था कि व्हाट अबाउट द थ्रू द टेलीस्कोप कि जी ये पूरी दुनिया जो है सन के गिर्द घूमती है, इसके अलावा और बहुत सारी उसकी जो साइंटिफिक इजादात थी वो अगर आज हमारे तक पहुंची हैं, तो वो गैलीलियो गैलीलाई के इसी बैक स्टेप की वजह से थी, उसके बैक फुट की वजह से थी। अगर वो ये बैक स्टेप ना लेता तो हो सकता उसको जो है फंदा भी मतलब फांसी भी चढ़ जाता वो, और उसकी वो जितनी भी जो डिस्कोर्सी है और ये सारा कुछ है ये सब वही उसके साथ ही उसके मरने के साथ खत्म हो जाता। वो एट दैट टाइम नजरबंद हो गया, उसको घर के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन व्हाट अबाउट दैट, उसका जो एम ऑफ लाइफ था कि वो नॉलेज के लिए जीना चाहता था, वो नॉलेज को स्प्रेड करना चाहता था, वो साइंस के लिए जीना चाहता था। हमने गैलीलियो गैलीलाई को बहुत डिटेल पढ़ा। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस टू द हीरो कि वो जो है वो हार के भी वो जीत गया था। एक्चुअली वो साइंस का नॉलेज तो वो कर गया ना, उसने स्प्रेड करना था वो कर गया। एंड फाइनली हमने देखा कि उसकी हार के साथ साइंस की जीत हो गई, और साइंस की जीत के साथ ही असल में गैलीलियो की जीत थी। तो एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज आया विद द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। लोगों ने उस चीज के बारे में सोचा, बाद में तो लोगों ने यही कहा होगा बेचारा गैलीलियो सही कहता था। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो। अगर हम वैसे देखें, हम कहें नहीं भाई गैलीलियो तो बुज़दिल था, उसने क्यों हार मानी, वो कट जाता मर जाता लेकिन हार ना मानता।
ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक गियर बैक गियर लगाया जस्ट टू एक्सपेल या जस्ट टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द साइंस। ठीक है, दैट इज द मेन। और मैंने आपको कहा था बेटा ये आपका वो क्वेश्चन है जो रेमंड विलियम में आपके बड़ा काम आता है। रेमंड विलियम की जो मॉडर्न ट्रेजेडी है, अगर आप वो एक क्वेश्चन कर लें और दो और क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि इसके टोटल 3 एसेज हैं रेमंड विलियम के। एक तो मैंने आपको वैसे ही करवा दिया था, वो आपको रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी प्रेचर्ड थिएटर जो हमने गैलीलियो गैलीलाई में पढ़ा था, सेम वही का वही आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी रह गए 2 क्वेश्चंस, तो वो अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देती हूँ, लेकिन ये कि दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो है नंबर 6 पे आ जाता है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्सी एज अ क्रिटिक। ये भी आप लोगों को करा दिया। इन केस अगर आपको रेमंड विलियम नहीं भी आता तब भी आप देख लें, आप एट दिस टाइम आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 तो आपके पूरे हो गए, सॉरी 5 हो गए बल्कि। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्रिटिकली एनालाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद हमें ये नहीं आता। बेटा ये 2018 का पेपर बहुत आसान करके आया हुआ, नॉर्मली इतना आसान पेपर क्रिटिसिज्म का नहीं आता। हो सकता है आपको 3 क्रिटिक्स में से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं जो आपको समझ ना आ रहा हो। जैसे अभी अरिस्टोटल पोएटिक्स का मेरा ख्याल है बहुत सारे, शायद 90% स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा, तभी आप लोगों ने हैंड रेस नहीं किए थे। सिर्फ एक वाहिद उज़्मा है जिसने उसका आंसर किया, बाकी सारे चुप थे। इट मीन्स कि आप में से किसी को समझ नहीं आया था कि पहला क्वेश्चन, हालांकि होता किताब में से ही है, थोड़ा सा अल्फाज ऊपर नीचे कर देते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दैट केस अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं आया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर आपको एक आखिरी आपके पास यही रह जाता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करें। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है अगर स्टूडेंट इसको सही तौर पे टैकल करें, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। एंड अब हम लोगों ने थ्रू आउट पार्ट 1 में वाइट एंड सरे से लेके जॉन डन से लेके फिर उसके बाद जो है अमेरिकन लिटरेचर, फिर पार्ट 2 का जो हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया, उसके हिसाब से माशाल्लाह स्टूडेंट्स का हाथ साफ हो चुका होता है कि क्रिटिकली एनालाइज कैसे करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलालुद्दीन रूमी। आप लोगों ने क्या करना है कि इस दफा जो पेपर आया था ना, वो पिछले 10 साल के पेपर में से आया हुआ था। ये एक क्रिटिकली एनालाइज ऑफ द फॉलोइंग, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो पिछले 5 साल के पेपर में आया था। और इस दफा का जो 2019 एनुअल का पेपर था वो थोड़ा टफ आया था, तो स्टूडेंट्स ने ये लास्ट क्वेश्चन किया था। आई थिंक यही वाला दोबारा आ गया था, 2018 वाला ही शायद सबके दोबारा आया था, लेकिन सिर्फ ये क्रिटिकली एनालाइज ऑफ द एनालाइज, या कोई सूफी शायर थे उनके बारे में शायद वो आया था, रूमी की शायद कोई और आ गई थी। तो एक तो आप लोगों को इस राइटर का पता होना चाहिए। सिर्फ आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें जलालुद्दीन रूमी है या जो भी है सोन, आपने इनके मोटी मोटी चीजें पढ़ लेनी है। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। इसको टाइटल को आप अंडरलाइन करेंगे। अब इसके साथ इसके सारे इमेजेस आप अंडरलाइन कर लें। थ्रू द लव थॉर्न्स बिकम रोजेस, ठीक है, थ्रू लव विनेगर बिकम स्वीट वाइन, थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रॉन, through love misfortune becomes good fortune, through love burning fire becomes blazing light, through love stone becomes soft as butter, through love grief becomes a joy, through love lions become harmless, through love sickness becomes health, through love wrath seems to be a mercy, through joy the dead rise to life, through love the king becomes a slave। ठीक है, वो कहता है कि थ्रू लव थॉर्न जो है वो रोजेस बन जाते हैं। अब यहाँ पे वो एक तरफ तो टाइटल ऑफ लव बता रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ, और उसके साथ वो सिग्निफिकेंस ऑफ द लव जो है वो बता रहा है कि मोहब्बत के जरिए क्या क्या हो जाता है। और उसके साथ जो है उसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट इमेज यूज किया है, इमेजरी यूज की हुई है, डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स यूज किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। पहला हमेशा टाइटल ऑफ द पोएम, पहले तो आप जलालुद्दीन रूमी के बारे में लिखेंगे, फिर आप एक समरी लिखेंगे इस पूरी पोएम की कि इसका जनरल जो है वो साफ पता चल रहा है कि मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत के जरिए हमें क्या क्या चीजें जो है अचीव हो सकती हैं, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव इन आवर लाइफ, के मोहब्बत के जरिए सब कुछ हो सकता है।
वो एक कोट है ना, इब्ने सीना से किसी ने पूछा, इब्ने सीना ने एक दावा किया था, उसने कहा था कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन इजाद की है कि उसके जरिए दुनिया की हर बीमारी खत्म हो सकती है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने कौन सी मेडिसिन इजाद की, तो उन्होंने कहा मोहब्बत। तो उनके किसी शागिर्द ने उनसे पूछा कि उस्ताद जी, डॉक्टर साहब, कि अगर तो मोहब्बत भी कम पड़ जाए किसी के लिए और फिर भी उसका इलाज ना हो तो फिर क्या करें? तो इब्ने सीना ने, जिन्हें वो अली सीना भी कहते हैं, वो अली सीना ने कहा तो फिर उसकी मेडिसिन बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो। यानी कि उनका, वो अली सीना का ये कहना था कि अगर मोहब्बत दी जाए तो तमाम बीमारियां जो है वो इंसान की रिजॉल्व हो जाती हैं, तमाम बीमारियों का हल हो जाता है। तो दैट इज द बेसिकली द जो है पावर ऑफ द लव। ठीक है, ये मोहब्बत के अंदर बड़ी ताकत होती है। सेम इज द केस, ये जो मोहब्बत होती है बेटा, इसका एक सूदिंग इफेक्ट होता है। जब हम किसी को वैसे ही प्यार से देखते हैं या हम अपने बच्चे को ही मोहब्बत से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी, वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं हमारे दिल से नेगेटिव रेज निकल रही होती है और वो उस इंसान तक पहुंच रही होती है। और जब जो है हम किसी की के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से, हमारे दिल से पॉजिटिव रेज निकल रही होती हैं जो कि उस तक पहुंचती हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात हम किसी को फोन करते हैं और वो कहता है मैं अभी आपके ही बारे में सोच रही थी। इसको कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। बड़ी लंबी उम्र है जी आपकी, बोलते हैं। तो बेटा दिस इज द पावर ऑफ द लव। नॉर्मली हमारी मोहब्बत की जो मोहब्बत के सामने या हमारे रिलेशंस के दरमियान ना एक ईगो आ जाती है। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, फलाने ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ढमकाने ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। जब ये सारी बातें आ जाती हैं फिर हम रिश्ते नहीं निभा सकते, फिर हम उसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ द लव, कि मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत है कि इंसान को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप किसी मरीज की तीमारदारी करने को क्यों कहा गया, इस वजह से कहा गया कि विदाउट मेडिसिन अगर आप उसकी तीमारदारी कर लेना वो वैसे ही ठीक हो जाता है। किसी को इतना ही पूछ लेते हैं ना कि आपकी तबीयत ठीक है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे सारा उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके, जक्सटापोज करके, अब इसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट है नंबर 1 नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 2 इमेजरी, नंबर 3 थर्ड पैराग्राफ आप लिखें जक्सटापोजिशन, लिटरेरी टर्म्स जिसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज पे आ जाएं और इस तरीके से आप ये बताएं कि ये किस इरा से ताल्लुक रखती थी। अब जब इरा जो है फाइंड आउट करना होता है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इरा कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी एक पोएम के अंदर। और वो कहता है थ्रू जॉय द डेड राइज टू लाइफ। वो कहता है ये जॉय जो है ये उससे क्या होता है, सॉरी, थ्रू जब wrath seems to be a mercy, through joy the dead rise to life, through love king becomes a slave। ठीक है, किंग भी जो है वो स्लेव बन जाता है, एक मुतकब्बर इंसान भी जो है वो स्लेव बन जाता है अगर उसको मोहब्बत दी जाए। उसके बाद जो दूसरी पोएम है वो यहाँ पे देखिएगा, ये आई थिंक इनकम्प्लीट है, थोड़ी लंबी होगी जो भी पोएम होगी। और अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो। ये बेटा पूरी आगे होगी, 2018 का पेपर देखिएगा, उसके अंदर जो है ये सारा लिखा हुआ होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये एक मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ वो कहता है ना ढूंढ, सॉरी, किरदार का, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो हम गुफ्तार के बातें तो हमें बड़ी आती हैं, जब अमल की बात आती है तो हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए जो है वो नसीहतें तो हम बहुत करते हैं, खुद अमल करना भूल जाते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स। एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ नसीहतों का पुजारी होता है और उसके अंदर एक्शन कोई नहीं होता, वो क्या होता है, वे एक गार्डन होता है जो फुल ऑफ वीड्स, एक ऐसा गार्डन है जिसके अंदर झाड़ियां ही झाड़ियां उगी हुई हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ही इज इंटरनली hollow from inside, that is the personality of him, because without action we cannot excel in our life. Action speaks louder than the words। ठीक है, एक्शन हमेशा वर्ड से ज्यादा बोलता है। ऐसा इंसान
जो कि एडवाइस तो करता है लेकिन उसके अंदर एक्शन नहीं होता, तो उसकी एडवाइस भी फिर फॉल फ्लैट हो जाती है, यानी कि उसकी एडवाइस कभी भी असर नहीं करती। हमेशा उन लोगों की एडवाइसेस असर करती हैं जिनका किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोग जिनके किरदार बहुत लैक करते हैं, बेटा उनकी एडवाइसेस कभी भी जो है वो असर नहीं करती अगलों में। एंड व्हेन द वीड्स बिगिन टू ग्रो इट्स लाइक अ गार्डन ऑफ स्नो। और जब जो है वो वीड्स जो हैं वो बड़ी होना शुरू होती हैं, यानी कि वो झाड़ियाँ बड़ी होना शुरू होती हैं, तो वो गार्डन क्या हो जाता है, वो ऐसे डेड हो जाता है जैसे फुल ऑफ स्नो होता है, उसके ऊपर बर्फ पड़ जाती है और वो बिल्कुल नजर नहीं आता, यानी कि ग्रीन गार्डन भी देन वाइट हो जाता है। इंसान की जिंदगी वीरान हो जाती है विदाउट एनी एक्शन। सो देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन जो कि इन लाइंस के अंदर दिखाई जा रही हैं, और ये सारा कुछ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन। हैंडल जो है इन क्वेश्चंस को करना बेटा वो बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे देखें ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की कुछ एक छोटा सा आप लोगों को मैंने शेयर किए हैं, नोट्स शेयर किए हैं, इनको जरा आप देख लीजिएगा।